Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is types and properties of crystalline solids. बच्चों आज हम सॉलिड्स वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स होते क्या हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा आज वाले लेक्चर में। What are solids? Solids are the substances which are rigid, hard, have definite shape and definite volume. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर हम डेफिनेट शेप और वॉल्यूम के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कैटेगराइज करें तो हमें पता है जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों मखसूस होते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम्स। जबकि जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उनकी शेप मखसूस नहीं होती, यानी उन्हें जिस शक्ल के बर्तन में भी हम लेंगे वो उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें लिक्विड्स को अगर गिलास में लेंगे तो वो गिलास की शक्ल का हो जाता है, जग में लेंगे तो जग की शक्ल का हो जाएगा, बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी की शक्ल का हो जाएगा। और जो गैसेस होती हैं हमारे पास उनकी ना तो शक्ल मखसूस होती है ना ही वॉल्यूम। उन्हें जिस शक्ल के और जितने वॉल्यूम के कंटेनर में भी हम लेंगे वो ऑल अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं नॉर्मली, और वही उनकी शक्ल हो जाती है जिस शक्ल के बर्तन में हम उन्हें रखेंगे। मसलन हवा है, गैस है, उन्हें हम किसी गुब्बारे में भरते हैं तो अगर हम गोल शक्ल के गुब्बारे में भरेंगे तो वो गोल शक्ल की हो जाएगी। लंबे या स्टार शेप्ड या किसी भी शेप वाले गुब्बारे में भरेंगे तो उसी शक्ल की हो जाती है। तो सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर रिजिड, हार्ड, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम्स। सॉलिड्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फ़र्क है? सॉलिड्स में हमें पता है कि मॉलिक्यूल या आयन या एटम वो जिस चीज़ से मिलके बने होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ़र्क यही है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, इनमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, एक मखसूस तरतीब से जुड़े होते हैं। द सॉलिड्स इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन्स, या हम कह सकते हैं द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, तो दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं अमार्फस सॉलिड्स। अमार्फस सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन किसी ख़ास तरतीब से ना जुड़े हों। दो सॉलिड्स in which constituent atoms, molecule or ions do not possess a regular orderly arrangement, तो दे आर कॉल्ड अमार्फस सॉलिड्स। तो क्या डिफरेंस हुआ क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड्स में कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न में जुड़े हों इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल हमारे पास ये हैं, मसलन NaCl, KNO3, जिंक सल्फेट, कॉपर, सिल्वर, आयनिक कंपाउंड मोस्टली जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो अमार्फस सॉलिड है जिनमें वो क्या होते हैं, जिनमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं दे डू नॉट पोजेस अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। और इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास ये वाली, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ग्लू वगैरह, ये अमार्फस सॉलिड होते हैं हमारे पास। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन में तरतीब होती है और जो अमार्फस सॉलिड होते हैं इनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होती हमारे पास। कभी कभार ऐसा होता है कि जो अमार्फस सॉलिड है ना उसमें ओवरऑल तो कोई तरतीब नहीं होती,
लेकिन उसमें कोई छोटा सा रीजन ऐसा होता है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ख़ास तरतीब से पाए जाते हैं, उनमें कोई रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। तो ये वाला पार्ट जो अमॉर्फस सॉलिड का होता है ना, ये हम कह सकते हैं ये क्रिस्टलाइन पार्ट है। तो दिस क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइट। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट क्या हुआ? द क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। कि वो सॉलिड तो अमॉर्फस ही है, लेकिन उसमें किसी छोटी सी जगह पे थोड़ी सी जगह पे एटम मॉलिक्यूल या जो आयन है उसके, उनमें कोई रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट पाई जाती है। तो ऐसे पार्ट को, अमॉर्फस सॉलिड का ऐसा पार्ट जहाँ पे तरतीब पाई जाती हो, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। तो ये दो टाइप्स हो गई हमारे पास सॉलिड्स की। अब से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इस चैप्टर में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे पहले डिस्कस की जाएंगी प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, कुछ आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, और कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से थे? हमने अभी पढ़ा है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे हैव डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो चूँकि इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो मखसूस जगहों पे जुड़े होते हैं, ख़ास तरतीब से पाए जाते हैं। तो ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होती है हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। और इसमें जो उनके ज्योमेट्रिकल शेप में जो फेसेस और एंगल होते हैं ना, वो दे रिमेन सेम, वो सेम रहते हैं इवन व्हेन द मटेरियल इज़ ग्राउंड टू फाइन पाउडर। चाहे आप उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ग्राइंड कर दें और उसे पाउडर फॉर्म में भी ले आएँ, तो भी उसका जो यूनिट सेल होगा ना, उसके जो फेसेस और एंगल्स, एजेस वगैरह हैं, वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ये ज्योमेट्रिकल शेप कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव, ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। व्हाट डज इट मीन? शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो एक अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आके एकदम सारे का सारा पिघल जाता है। मतलब अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो वो 80 पे आते ही सारे का सारा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। टेम्परेचर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो सारे का सारा मेल्ट नहीं हो जाता। 80 पे सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि 80 पे मेल्ट होना शुरू हुआ है और 90 तक वो मेल्ट होता जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, विच मीन्स कि ये एक ही टेम्परेचर पे सारे का सारा मेल्ट हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी, दे हैव क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तोड़ा जाता है या काटा जाता है ना, तो उन्हें किसी एक मखसूस डायरेक्शन में तोड़ना या काटना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डायरेक्शन। व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन दे डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन्स। डेफिनेट प्लेन के थ्रू, उसमें एक या ज़्यादा प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उन प्लेन्स के अलोंग अगर उन्हें तोड़ा जाए तो वो आसानी से टूट जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेन। और ये जो प्लेन्स होती हैं दे आर इंक्लाइन टू वन अनदर एट अ पर्टिकुलर एंगल फॉर अ गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एंगल कोई भी हो सकता है और ये हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होगा। यानी ये जो प्लेन होती हैं ना, एक प्लेन दूसरी प्लेन, ये दो प्लेन्स में कोई ख़ास एंगल एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, और वो एंगल कितना होगा ये सॉलिड टू सॉलिड वेरी करता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी, क्लीवेज प्लेन
फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या होती है? आइसोट्रॉपी हम कहते हैं, आइसो मीन सेम, आइसोट्रॉपी हम कहते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करती हों, मतलब हर डायरेक्शन में वो एक जैसी हों। जैसे अभी हमने क्लीवेज को ही डिस्कस किया है, तो अगर किसी सॉलिड में ये क्लीवेज प्लेन्स ना पाई जाएं तो फिर उसे चाहे आप जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में काट लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हर डायरेक्शन में काटना एक जैसा ही आसान होता है। लेकिन अगर क्लीवेज प्लेन पाई जाएं तो फिर उसे हर डायरेक्शन से काटना एक जैसा आसान नहीं होता। किसी एक डायरेक्शन में काटना आसान होता है बनिस्बत दूसरी डायरेक्शन के। एनआइसोट्रॉपी किसे कहते हैं? एनआइसोट्रॉपी कहते हैं वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, कि अगर किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन टू डायरेक्शन वेरी करती हों, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी और थी, किसी दूसरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। मसलन ये कुछ एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल दी हुई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, क्लीवेज इटसेल्फ जो हमने अभी डिस्कस की थी, और थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। मसलन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये ग्रेफाइट है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर, कि ग्रेफाइट से करंट पास होगा या नहीं होगा, कितना करंट पास होगा, तो वो कहते हैं कि ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना, वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर डायरेक्शन। क्यों होता है ऐसा? इसके लिए हमें देखना होगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है ये इस साइड पे दिया गया है। ग्रेफाइट जो है ना कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन एटम्स की ना लेयर्स बनी होती हैं। ये देखें, ये एक लेयर है, इसमें ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसी तरह दूसरी लेयर है, तो इसी तरह इससे नीचे तीसरी लेयर होगी। ये लेयर्स होती हैं कार्बन एटम्स की, और इनमें आप अगर देखें तो इस लेयर में हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बनाए होते हैं। हर लेयर में हर कार्बन एटम ने 3-3 बॉन्ड आपस में उसी लेयर वाले दूसरे कार्बन एटम से बनाए हुए हैं, जबकि फोर्थ बॉन्ड जो है वो इन्होंने बनाया होता है निचली लेयर वाले एटम्स के साथ। और ये जो बॉन्ड फोर्थ बॉन्ड है ये लूज़ बॉन्ड होता है, ये वीक वान डेर वाल फोर्सेस के ज़रिए लेयर्स आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये इन लेयर्स के दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन मूव इजीली, ये मूव कर सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये मूव कैसे कर सकते हैं? दे कैन मूव ओनली पैरेलल टू द लेयर्स, ये पैरेलल टू द लेयर इजीली मूव कर सकते हैं, नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर्स, परपेंडिकुलर टू द लेयर मूव नहीं करते। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल टू द लेयर तो मूव कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द लेयर इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली पैरेलल टू द लेयर्स, बट नॉर्मली इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परपेंडिकुलर टू द लेयर, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे कैन मूव ओनली पैरेलल टू द लेयर्स, नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है एनआइसोट्रॉपी। क्लीवेज इटसेल्फ एक एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको किसी एक प्लेन में काटना आसान होता है एज़ कंपेयर टू अदर डायरेक्शन।
पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? द रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस when a crystal is rotated by 360 degree along its axis is called symmetry। जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, किसी क्रिस्टल को 360 के एंगल पे रोटेट किया जाए तो बार बार फेसेस, एंगल्स और एजेस का रिपीट होना, ये कहलाता है सिमेट्री। फेसेस, एंगल और एजेस क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, क्रिस्टल सिस्टम्स को डिस्कस किया जाएगा। अभी आप सिंपली ये समझ लें कि ये जो सिमेट्री होती है ना, इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं नॉर्मली। इनमें हम एक कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर किसी सॉलिड में इनमें से कोई भी एक पाया जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें सिमेट्री है, और अगर इनमें से कोई भी ना हो तो हम कहेंगे इसमें सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसके अलोंग अगर उस सॉलिड को काटा जाए तो हम उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हों। जैसे रेगुलर शेप्स हैं, कोई भी फ़र्ज़ किया हमारे पास गोल शेप है, हमारे पास राउंड है, ये सर्कल है। अब जो सर्कल होता है उसके सेंटर में अगर हम कोई डॉट लगा दें तो ये कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके अलोंग हम इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये वाली शेप हम कह सकते हैं दिस इज़ सिमेट्रिकल शेप। या हमारे पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें भी 2 बराबर हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव सिमेट्री, यानी इनमें हम कह सकते हैं ये जो सिमेट्री एलिमेंट है इनमें से कोई सा एलिमेंट इनमें एग्जिस्ट करता है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। व्हाट इज़ हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल? क्रिस्टल बनते कैसे हैं? क्रिस्टल नॉर्मली हम बनाते हैं कि किसी भी चीज़ का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के फिर उसे ठंडा करते हैं, तो फिर क्रिस्टल्स जो एक्सेस में हमारा सोल्यूट हल हुआ होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू कर देता है, क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं। व्हाट इज़ हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल? द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो, दिस इज़ कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं किसी क्रिस्टल की शेप को जिसमें ये यूजुअली ग्रो करता है, कि किस शक्ल के क्रिस्टल बनाएगा, ये कहलाती है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। मसलन NaCl को अगर हम ग्रो करवाएं, NaCl के क्रिस्टल बनाएं तो वो क्यूबिक शेप के बनते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। अगर हम कंडीशन चेंज कर दें जिसमें ये क्रिस्टल बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो फिर हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल चेंज भी हो जाती है। मसलन NaCl के क्रिस्टल नॉर्मली तो क्यूबिक शेप के होते हैं, पर अगर उसमें हम 10% यूरिया साथ में शामिल कर दें तो फिर इसके ये जो क्यूबिक शेप वाले क्रिस्टल होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू नीडल लाइक क्रिस्टल्स। ये क्यूबिक शेप की बजाय नीडल लाइक हो जाते हैं अगर हम NaCl के सॉल्यूशन में 10% यूरिया जो है ऐड कर दें तो फिर NaCl के क्रिस्टल क्यूबिक की बजाय नीडल लाइक हो जाते हैं। हम कह सकते हैं उसकी हैबिट जो है वो चेंज हो गई है। तो हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल क्या हुई? द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो, this is called habit of a crystal, and habit of a crystal can be changed if the condition is changed.
मसलन हमने देखा है कि NaCl के सोल्यूशन में अगर 10% यूरिया शामिल कर दिया जाए तो इसके जो क्यूबिक वाले क्रिस्टल थे वो नीडल लाइक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे। 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। सबसे पहली इनमें कौन सी थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। दूसरी थी इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरी थी इनमें क्लीवेज प्लेन्स पाई जाती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। पांचवी थी इनमें सिमेट्री पाई जाती है। और छठी आज हमने जो डिस्कस की है वो है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।